इस वक्त पूरी दुनिया को फिक्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, लेकिन अभी वहां किसी भी क्षण तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका से युद्ध के बीच ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तालाबंदी कर दी है। वहां से गुजरने वाले जहाजों से वो टोल वसूलने की योजना बना चुका है, लेकिन अब ट्रंप ने भी कल वहां पर नाकाबंदी का फरमान सुना दिया है और आज शाम 7:30 बजे डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज के पास अपनी विशाल सेना तैनात कर दी है। यानी ईरानी बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लगाने का काम अमेरिकी नेवी ने शुरू कर दिया है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अमेरिकी नेवी सुपर एक्टिव मोड में है। ईरान की नेवी ने अमेरिकी नौसेना को वहां से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने आग में घी डालते हुए अमेरिकी नाकाबंदी का समर्थन किया। होर्मुज का असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, शुरू हो चुका है बल्कि, और इसी वजह से होर्मुज से महंगाई वाली माइंस का विस्फोट होना शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका अब पूरी तरह कब्जे का प्लान बना चुका है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका अब पूरी तरह कब्जे का प्लान बना चुका है। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और मुझे सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा, TV9 भारतवर्ष। मैं फिर से बोल रहा हूं, TV9 भारतवर्ष के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे का प्लान लॉक कर लिया है? अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ट्रंप ने देर शाम ईरान को नई धमकी दी है। कहा कि नाकाबंदी के दौरान अगर कोई भी ईरानी जहाज यूएस नेवी के करीब आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई बहुत बेरहम होगी, वैसी होगी जैसे अमेरिकी नौसेना समंदर में नाव पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जो हमने वेनेजुएला में देखा। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी ईरान के लिए बेहद गंभीर है और अमेरिका के खिलाफ ईरान के तेवर उससे भी ज्यादा विस्फोटक, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ईरान के पोर्ट पर आने जाने वाले शिप को रोकना शुरू कर चुकी है। तो IRGC का कहना है कि वो अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज पर उसकी नई नीति सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी, जबकि IRGC का कहना है कि वो होर्मुज पर नौसेना के जहाजों पर हमला करेगा। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज से गैर ईरान रूट वाले जहाज प्रभावित नहीं होंगे, जबकि IRGC का कहना है कि जो भी मिलिट्री शिप होर्मुज की ओर बढ़ेगा उस पर एक्शन लेंगे। अमेरिका का कहना है कि इस ऑपरेशन में उसके साथ कई पश्चिमी देश शामिल हैं। हालांकि ब्रिटेन ने आज ही ट्रंप के इस दावे से खुद को अलग कर लिया। PM कीर स्टारमर ने कहा है कि होर्मुज की नाकाबंदी में हम अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, जबकि IRGC का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में। अमेरिका की दाल यहां भी नहीं गलने वाली है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री जहाजों को यूएस नेवी से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है, तो वहीं IRGC ने कहा है कि सिर्फ मित्र देशों के कमर्शियल शिप को यहां से गुजरने की परमिशन दी जाएगी। अमेरिका की इस नाकाबंदी के बाद ईरान के किन किन पोर्ट्स पर असर पड़ सकता है और इसका ईरान क्या जवाब दे सकता है, यह समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसको देखिए। इस वक्त अरब सागर में अमेरिका का विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन मौजूद है और चीन जैसे एशियाई देशों से ईरान जाने वाले जहाजों के बीच में वो नाकाबंदी के बाद सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान से तेल निर्यात पर जबरदस्त असर पड़ेगा। खर्ग आइलैंड और बंदर अब्बास पोर्ट प्रभावित हो सकता है। खर्ग से ईरान की 90% तेल वाली जरूरत पूरी होती है। वहीं इस नाकाबंदी से ईरान के जास्क टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी बुरा असर होगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मददगार देशों के पोर्ट को टारगेट करेगा। फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरानी टारगेट वाली एक लिस्ट भी वायरल हो रही है। ध्यान से देखिए, ईरानी टारगेट वाली लिस्ट जो वायरल हो रही है, आइए दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, क्या जानकारी आ रही है इसको देखिए। ईरान ने किन किन इलाकों को टारगेट करने के लिए लिस्ट दी है और यह सीधा प्रेशर है पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट पे। संयुक्त अरब अमीरात में फुजरा तेल बंदरगाह, जबेल अली बंदरगाह और अल हमारिया पोर्ट ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। सऊदी अरब के किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी या बंदरगाह और यानबू बंदरगाह को ईरान निशाने पर ले सकता है। बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर ईरान ड्रोन मिसाइलों की वर्षा कर सकता है और कुवैत में शुएबा बंदरगाह को बर्बाद कर सकता है। ईरान ने कहा है कि बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी।
तो हमारे दर्शकों से जो मैंने सवाल पूछा, यहां पर रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा करना चाहता है? मुझे विराट ने लिखा ईरान इज डोमिनेंट। श्याम जी ने लिखा है हां होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। श्यामलाल मनेरिया जी ने लिखा है हां होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। ये बैलिस्टिक सी, ये देखिए एक और, अब कुछ अमेरिका पूर्ण रूप से कब्जा करेगा, श्रीराम पुत्र ने लिखा है। फिर एक और सज्जन हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हां सर अमेरिका ने कब्जा तो कर लिया, पर क्या ये स्टील रिंग ईरान के लिए? ये प्रखर ने लिखा है। फिर एक और, ट्रंप सिर्फ बोल रहे हैं कुछ करेंगे नहीं, ये एक सज्जन ने लिखा है। कुछ यहां पर स्पैम्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये हमारे सामने इस वक्त जानकारी आ रही है, होर्मुज पर अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान का IRGC का कहना है होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी वक्त अमेरिकी नौसेना पर हमला कर सकते हैं। ईरान के 10 लाख सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो दुश्मन बचकर नहीं जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने चेतावनी दी है और कहा है कि 47 वर्षों से अब तक ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया, और अमेरिका ने इस बार अगर होर्मुज पर जंग लड़ी तो हम भी युद्ध से जवाब देंगे। इस बीच IRGC होर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन से जहाजों पर नजर रख रही है। IRGC का कहना है कि कोई भी गलत कदम दुश्मन के लिए भंवर में फंसने का जैसा होगा। जबकि ईरान की नौसेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया है। इस वीडियो में ईरानी नौसेना US वॉरशिप को 30 मिनट में रास्ता बदलने का आखिरी अल्टीमेटम देती दिखी है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऑपरेशन को फेल करने का दम भरा और क्रूज मिसाइल लॉक और ड्रोन से घेराबंदी का दावा भी किया। देखिए, होर्मुज में नाकाबंदी के लिए अमेरिका अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है। कुछ जानकारों को यह शक है कि इसी तैनाती के लिए ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीजफायर का प्लान बनाया था। पश्चिम एशिया की ओर से अमेरिकी वॉर प्लेन की बड़ी मूवमेंट देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाकाबंदी को सफल बनाने के लिए उसे अपनी नेवी और वायुसेना की पूरी ताकत दिखानी होगी। ईरानी बंदरगाहों में आने वाले जहाजों को रोकने के लिए मसल पावर की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से बारूदी सुरंगों को नष्ट करना होगा। कहा जा रहा है कि ईरानी माइंस साफ करने के लिए अमेरिका माइन स्वीपर भेजेगा। ट्रंप का कहना है कि एडवांस और पारंपरिक जहाजों की तैनाती होगी। कल ही सेंट्रल कमांड ने बताया कि बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए उसके 2 युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन होर्मुज में नाकाबंदी सफल बनाने के लिए अरब सागर में अमेरिकी नेवी के USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और USS टूजिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप पहले से मौजूद हैं। जबकि वहां पर ईरानी नौसेना की ताकत की बात करें तो ईरान के पास उस जगह पर करीब 4000 फास्ट बोट्स ऑपरेट करने की क्षमता है। 4000। ईरानी नेवी के करीब 1500 फास्ट अटैक बोट्स वहां पहले से तैनात हैं। 300 से 350 माइन से लैस खतरनाक बोट्स मौजूद हैं। करीब 30 पेट्रोल शिप अभी भी ऑपरेशन में शामिल हैं। रॉकेट लॉन्चर और गाइडेड सिस्टम से लैस ये बेड़ा तैनात है। ये देखिए, आपके सामने डिटेलिंग आती जा रही है। 18 से 22 ईरानी सबमरीन्स और मिनी सबमरीन्स होर्मुज में सक्रिय हैं। ये ईरान की तैनाती है। आपको बता दें कि ईरान की नेवी की असली ताकत वॉरशिप नहीं बल्कि छोटे और तेज मिसाइल से लैस बोट्स और सबमरीन है। एक और बात, 2 मिनट के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, इमेजिन करें, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सोचिए अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा? सोचिए, अमेरिका को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जे के बाद सारे शिप्स वहां पर उसके कहने पर निकलेंगे, राइट? लेकिन वो कितना नजदीक है ईरान के बेस से। ईरान जब चाहे तो किसी भी ड्रोन से किसी भी ऑयल टैंकर पर हमला कर सकता है। फिर क्या होगा? गारंटी कौन लेगा? सोचिए जरा। यह तैयारी बता रही है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बहुत जल्द युद्ध के मैदान में आमने सामने आ सकते हैं। इस बार ट्रिगर होर्मुज बन सकता है। ऐसे संकेत वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी मिल रहे हैं, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी समय ईरान के रणनीतिक ठिकाने टारगेट किए जा सके। ऐसी खबरें कि पेंटागन ईरान में संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि सैन्य शक्ति के दम पर ही ईरान को झुकाया जा सकता है। देखिए, सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल की सेना IDF पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर है। वैसे पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के लिए ईरान इजराइल पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता का फोकस बदला। नेतन्याहू की कॉल के बाद ही शांति वार्ता बीच में पटरी से उतर गई। न्यूक्लियर, होर्मुज और फंड रिलीज पर डील फंसी हुई थी। जब नेतन्याहू का JD वेंस को फोन आया, अरागची ने
बाहरी दखल यानी इजराइल को वार्ता फेल होने की वजह माना। और यह वार्ता फेल होने के बाद इसका सीधा असर होर्मुज़ स्ट्रेट पर दिखने लगा है, जिसे लेकर अमेरिका ईरान में टकराव बढ़ा तो समझिए कि इसमें चीन की भी एंट्री हो सकती है, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल हो जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कई विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि आज ही चीन पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। देखिए, इस चीज को समझिए। मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में चीन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा है। और चीन और ट्रंप की मुलाकात से पहले अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए हम कहां जा रहे हैं। खाड़ी देशों में चीन का करीब $269 बिलियन का निवेश है। वहां के देशों के साथ चीन का करीब $317 बिलियन का व्यापार है। ऊपर से चीन ईरान से सबसे अधिक तेल खरीदता है। ईरान अपने तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन को भेजता है। चीन ईरान को सैन्य हथियार भी भेज सकता है। असल में CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीन इसी हफ्ते ईरान को नए डिफेंस सिस्टम भेज सकता है। बीजिंग इस डिलीवरी के लिए किसी तीसरे देश का इस्तेमाल कर सकता है। इन दोनों ही मसलों पर नाराज ट्रंप ने अब चीन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और चीन इसके बाद भी पूरी तरीके से ईरान के पक्ष में। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले तो CNN की रिपोर्ट को खारिज किया, फिर ट्रंप को जवाब दिया। कहा होर्मुज़ युद्ध से पहले पूरी तरह खुला था, ट्रंप की युद्ध वाली जिद के कारण बंद हो गया है। क्या कहा चीन ने, आइए देखते हैं। हालात चिंताजनक है, हर दिन तस्वीर बदल रही है। होर्मुज़ में ट्रंप की नाकेबंदी से महंगाई बम फटने वाला है। यह युद्ध नहीं है, रणनीति है। यह टकराव नहीं है, आर्थिक जाल है। लेवरेज एक अंग्रेजी का वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि किसके पास अपर हैंड है। मतलब मैं आपको लेमैन टर्म में बता रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे ईरान के पास लेवरेज है और ट्रंप कभी भी अपना लेवरेज किसी को देना नहीं चाहते हैं। होर्मुज़ में बिछाई गई महंगाई माइंस एक जाल है और इन माइंस को बिछा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर मिसाइल से हमले करने वाले ट्रंप अब इकोनॉमिक वॉरफेयर पर उतर आए हैं, यानी ट्रंप बिना बारूद बरसाए कीमतों में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास बारूदी माइंस की धमकी दे रहा है, तो वहीं ट्रंप महंगाई वाले माइन से पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचाना चाहते हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि ट्रंप अब रिएक्ट कर रहे हैं। महंगाई वाला जो गेम था वो ईरान ने चला था और ट्रंप अब इसे आगे लेकर जा रहे हैं। क्राइसिस कितनी बड़ी है, आपको विस्तार से एक एक चीज बताने वाले हैं। पहले अमेरिका और ईरान से धमकी वाली जो बयानबाजी है वो देख लेते हैं। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि आज से होर्मुज़ स्ट्रेट की पूरी तरह नाकाबंदी होगी। इस पर ईरान ने धमकी दी है, होर्मुज़ की तरफ जहाज भेजे तो बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि हम होर्मुज़ की सप्लाई लाइन पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। ईरान ने जवाब दिया है कि हम भी वैकल्पिक रास्तों को पूरी तरह रोक देंगे। ट्रंप ने कहा है कि हमारे जहाज जल्द ही होर्मुज़ को घेर लेंगे। ईरान ने जवाब दिया है कि हमारे ड्रोन्स और मिसाइल भी पूरी तरह तैयार हैं। वैसे होर्मुज़ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये महंगाई की माइंस का जाल है जो कभी भी फट सकता है। उसका झटका आपके घर के बजट तक पहुंचेगा। होर्मुज़ इस वक्त बंद है, यानी हर रोज लगभग 1 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई ठप है और अब ईरान ने बाब अल मंदेब भी बंद करने की धमकी देती है। इसका क्या होगा असर? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और बाब अल मंदेब से ग्लोबल तेल सप्लाई का 30% हिस्सा हर रोज एक्सपोर्ट होता है, 20 से 30%। और अगर दोनों पूरी तरह बंद हो गए तो रोजाना 3 बिलियन बैरल तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। मैथमेटिक्स ये है, गणित यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से 20% और बाब अल मंदेब से 12 यानी 32%। इससे न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के कई देशों में बड़ा तेल संकट खड़ा हो जाएगा और दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ना तो ट्रंप मानने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। ट्रंप इसलिए नहीं मानने को तैयार है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो ऑयल है उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाब अल मंदेब से उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज को, एक्सपोर्टर्स को बड़ा फर्क पड़ेगा। नतीजा यह है कि करोड़ों लोगों को आज एक चिंता है, दहशत है, क्योंकि अभी से ट्रंप की बिछाई गई महंगाई माइन से जबरदस्त धमाके भी हो रहे हैं। ट्रंप ने होर्मुज़ की संपूर्ण नाकेबंदी का ऐलान किया ही था कि 24 घंटे में कच्चे तेल के दाम 8% तक बढ़ चुके हैं। ट्रंप की महंगाई माइंस बेचने की वजह से LPG सप्लाई बाधित हो रही है। इससे भी भीषण क्राइसिस का खतरा पैदा हो गया। यूएस ईरान टेंशन से तो शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंक नीचे आ गया, बाद में धीरे धीरे संभलने की कोशिश की। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के महंगा होने की आशंका बढ़ गई। इसके अलावा महंगाई माइंस से खाने पीने की चीजों के दाम भी बेतहाशा बढ़ सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि होर्मुज़ में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि क्या दुनिया को जानबूझकर महंगाई के बारूद पर बैठाया जा रहा है।
क्या तेल को हथियार बनाकर नई तरह की जंग लड़ी जा रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक ऐसा आर्थिक विस्फोट की तरफ धकेल रहे हैं जहां बम नहीं बल्कि महंगाई लोगों की जिंदगी तहस नहस कर देगी? क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। द हिल और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पिछले 24 घंटे में क्रूड ऑयल के दाम 8% बढ़े। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स क्रूड ऑयल के दाम 104.24 डॉलर प्रति बैरल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में 7% का इंक्रीज है। शांति वार्ता फेल होते ही $8 प्रति बैरल तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब $50 प्रति बैरल तेल के दाम बढ़ चुके हैं। हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आज फिक्र की फैक्ट शीट भी तैयार की है। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट करीब 40 दिनों से बंद है। ईरान संविधानुसार इसे खोल रहा है और इस पर उसने अपनी मनमर्जियों का ताला लगाया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वजह से अब तक दुनिया को करीब 39 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ईरान ने कहा है कि 49 ईरान ने कहा है कि अब वो होर्मुज से शिप को जाने देने के लिए टोल टैक्स की भी वसूली करेगा और इससे उसने मालामाल बनने का नया प्लान बनाया। एक अनुमान के अनुसार ईरान रोज 120 शिप्स से टोल टैक्स वसूल सकता है। एक शिप से उसने $2 मिलियन वसूलने की योजना बनाई है। बेसिकली उनका लॉजिक यह था कि पर बैरल $2। एक शिप में कई बैरल ऑयल जाता है। पर बैरल अगर $2 लेंगे तो सोचिए कितना टैक्स लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक साल में वो सिर्फ टोल टैक्स से 7 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में चली 21 घंटे की लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वो बिना किसी डील के वापस लौट रहे हैं। सीधा असर दुनिया के बाजारों पर दिख रहा है। सेंसेक्स 703 अंक की गिरावट के साथ आज 76848 यानी 76,848 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 208 अंक की गिरावट के साथ 23,843 पर बंद हो गया। आज के कारोबार में चौतरफा बिकवाली के बीच मेटल के शेयरों में गिरावट सबसे कम गिरावट रही है, जबकि ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई है। समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप की महंगाई माइंस का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता गैस यानी एलपीजी को लेकर है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है। इस आयात का 90% हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। नाकाबंदी के कारण रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार पर सब्सिडी का बोझ और भारी हो सकता है। इसका असर बिजली उत्पादन, खाद बनाने वाली कंपनियों पर पड़ सकता है। खेती की लागत बढ़ने से अनाज महंगा हो सकता है। तेल महंगा होने से प्लास्टिक, पेंट, केमिकल इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी। कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ आम आदमी पर डाल सकती हैं। इसके अलावा एक ऐसा खतरा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय। खाड़ी देशों में करीब 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं जो हर साल लगभग $40 बिलियन तक भारत में भेजते हैं। अगर नाकाबंदी के कारण खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है तो वहां भारतीयों की नौकरियां और उनकी कमाई पर असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। वैसे ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए दुनिया के कई देशों से मल्टीनेशनल लेवल कोalition बनाने को कहा। यानी ट्रंप दुनिया से एक साझा नौसैनिक मोर्चा बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप पूरी तरह से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों ने ही कदम पीछे खींच लिए हैं। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ये वो देश हैं जिन्होंने होर्मुज पर ट्रंप के मल्टीनेशनल लेवल कोalition बनाने का प्रस्ताव पूरी तरह ठुकरा दिया है। तो वहीं चीन, नीदरलैंड और साउथ कोरिया ने भी ट्रंप को साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया है। अब पूरी तरह से झल्ला चुके ट्रंप धमकीबाजी पर उतर आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करते हुए पाया गया तो 50% तक भारी भरकम टैरिफ देना पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसके बजाय वो अमेरिका से सस्ता तेल खरीदें। इस पूरे घटनाक्रम पर एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब क्रेमलिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका होर्मुज में कोई कठोर कदम उठाएगा तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। यानी यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता से भी जुड़ा है। होर्मुज माइंस में दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लबनान को लेकर ईरान आक्रामक है, हालांकि इजराइल के हमले नहीं थम रहे हैं। धीरे धीरे लेबनान के इलाके में आईडीएफ का कब्जा होने लगा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया इधर ईरान लेबनान में उलझी हुई है और उधर कोई नया वॉर फ्रंट सुलग रहा है। क्या दुनिया अब युद्ध के एक और नए मोर्चे में उलझ सकती है, जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ तुर्की हो? संकेत विस्फोटक है। यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि तुर्की ना तो ईरान है और ना ही लेबनान है। वो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर भी है और नेटो का सदस्य भी है। दोनों मुल्क एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। तो क्या अगली लड़ाई इजराइल और तुर्की के बीच होने वाली है?
आखिर तुर्की इजराइल पर आक्रमण की धमकी क्यों दे रहा है? अगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ किया तो क्या नेतन्याहू चुप बैठेंगे? ईरान और लेबनान संकट के बीच अचानक यह खतरा क्यों मंडराने लगा है, इसे हम डिकोड करेंगे। लेकिन पहले लेबनान पर यह वॉर रिपोर्ट। एक तरफ ईरान से शांति वार्ता की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी लेबनान पर इजराइल की बमबारी जारी है। नेतन्याहू की फौज हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। लेबनान में इजराइल के विध्वंसक हमले थम नहीं रहे। ये वीडियो हिजबुल्लाह की एक सुरंग यानी अंडरग्राउंड अड्डे का, जिसे आईडीएफ ने टारगेट किया और उसे तबाह करने का वीडियो जारी किया गया। लेबनान में आईडीएफ लगातार बढ़त बना रही है। इजराइल ने लेबनान में बफर जोन बनाने का दावा भी किया। नेतन्याहू खुद इजरायली बफर जोन पहुंचे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जंग के मैदान से अपने सैनिकों के साथ नेतन्याहू का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच इजराइल के हमले और तेज हो गए। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ने बेंत जबील को घेर लिया। इस इलाके में आईडीएफ ने बड़ा असॉल्ट ऑपरेशन शुरू किया। दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक वो बेंत जबील पर कब्जे के काफी करीब पहुंच गए। इजरायली सीमा के नजदीक बेंत जबील इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। दक्षिणी लेबनान के तायर में हुई एयर स्ट्राइक में रेड क्रॉस सेंटर के पास बड़ा धमाका हुआ, जिससे दहशत फैल गई। दक्षिण लेबनान के ही शमा शहर में आईडीएफ के अटैक में एक धर्मस्थल को भी नुकसान पहुंचा। 2 मार्च से जारी इस लड़ाई में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 252 महिलाएं और 165 बच्चे शामिल। युद्ध जिस मोड़ पर पहुंच चुका है, उसमें ये गिनती कहां तक पहुंच जाएगी, ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं वॉर के नेक्स्ट चैप्टर यानी तुर्की पर, और तुर्की और इजराइल के बीच में जो तनाव खड़ा हो गया उस पर। नया धमकियों का दौर है यह। मामला इतना सीरियस हो गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल पर आक्रमण की धमकी तक दे डाली है। दोनों देश भविष्य में आमने सामने भी आ सकते हैं, इससे इनकार करना थोड़ा मुश्किल है। धमकी की शुरुआत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने एर्दोगान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्हें ईरान का समर्थक और नरसंहार करने वाला बताया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ मेरे नेतृत्व में इजराइल लड़ाई जारी रखेगा। एर्दोगान उनकी सहायता करते हैं, यहां तक कि वो अपने कुर्द नागरिकों का भी नरसंहार करते हैं। यानी एक तरफ से नेतन्याहू एर्दोगान को आतंकी शासन का समर्थक और अपने ही नागरिकों का हत्यारा बता रहे हैं। इसी पोस्ट से तुर्की भड़क गया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है। नेतन्याहू के शासन में इजराइल नरसंहार के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई का सामना कर रहा है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। नेतन्याहू का उद्देश्य शांति वार्ता को कमजोर करना और विस्तारवादी नीतियों को जारी रखना है। यदि वो इसमें फेल रहे तो उन्हें अपने देश में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि उन्हें जेल जाना पड़े। तुर्की की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एर्दोगान के खिलाफ लगाए गए इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के अलावा एक मध्यस्थ तुर्की भी है। ऐसे में नेतन्याहू के आरोप से एर्दोगान भी आग बबूला है। नेतन्याहू के पोस्ट को लेकर वो काफी गुस्से में। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के दिन इजराइल ने सैकड़ों निर्दोष लेबनानियों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो गए। अगर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो हम इजराइल को सबक सिखा देते। चाहे इजराइल हो या तुर्की, दोनों तरफ से माहौल गर्म है। इजराइल ईरान के साथ लेबनान फ्रंट पे भी उलझा हुआ है। क्या वो ऐसे में तुर्की से डायरेक्ट फाइट का जोखिम उठा सकता है? ये एक सवाल है। लेकिन जब दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है तो यह जानना जरूरी है कि किसकी कितनी सैन्य ताकत है। अगर आर्मी की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 6.5 लाख। तुर्की के पास लगभग 2300 टैंक हैं, इजराइल के पास 1300। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में भी तुर्की और इजराइल की कोई तुलना नहीं है। MLRS यानी रॉकेट आर्टिलरी में दोनों लगभग बराबर हैं। एयरफोर्स में भी दोनों का मुकाबला नहीं है। तुर्की के पास 1100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जो इजराइल के पास 600 के आसपास हैं।
फाइटर जेट के मामले में इजराइल तुर्की के आगे जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या में तुर्की इजराइल पर भारी है। जहां तक नौसेना की बात है तो इस मामले में दोनों की वैसी ताकत नहीं है जैसी अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत की है। कुल मिलाकर तुर्की की फोर्स इजराइल पर संख्या के मामले में भारी है। वैसे युद्ध के मैदान में संख्या से ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियार मायने रखते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात, तुर्की इजराइल को घेर सकता है, लेबनान से भी और सीरिया से भी। तुर्की ईरान के साथ अगर आ गया तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए टैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर इसका असर इराक में भी होगा, सीरिया में भी होगा, लेबनान में भी होगा। बिहार की फाइल खोलते हैं, जहां कल नए सीएम के नाम पर मोहर लगने वाली है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही लोगों का यह इंतजार है कि आखिर बिहार की कुर्सी अब कौन संभालेगा। आज इसे लेकर काफी हलचल भी रही है, कई अपडेट्स भी सुबह से आते रहे। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा। इसकी तैयारी को लेकर राज्यपाल के सचिव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस दौरान संभावित मंत्रियों की सूची पर भी बातचीत हुई। कितने वीआईपी आएंगे, यह जानकारी भी शेयर की गई। बिहार की राजनीति में कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कल नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। कल ही दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। इस मीटिंग के चलते बीजेपी ने बंगाल चुनाव के प्रचार में जुटे अपने 40 विधायकों को पटना बुला लिया। कल ही बीजेपी के बाद शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। कहा जा रहा है कि नए नेता के नेतृत्व में कल ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे पटना पहुंच जाएंगे। उन्हीं की मौजूदगी में मीटिंग होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कल पटना में होंगे। सूत्रों से एक खबर यह भी है कि नीतीश के इस्तीफे से पहले जेडीयू बीजेपी के बीच नई सरकार में भागीदारी को लेकर बातचीत होती रही। मीटिंग का दौर चला। पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार से मिले। फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक गतिविधि तेज है। इन सब के बीच नीतीश कुमार आज छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने 4 लेन और पुल निर्माण का निरीक्षण किया। भाजपा के विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। यह फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। अगली जो बनेगी सरकार उन्हीं के मार्गदर्शन में, निर्देशन में चलेगी और उनके भाव के अनुकूल ही सरकार काम करके बिहार के जनता का कल्याण करेगी। हम लोगों को निर्देश भी मिला है पटना में रहने के लिए। ज्यादा उम्मीद है कि कल तक में उनका इस्तीफा होगा और बहुत जल्दी फिर नया डिसीजन होगा। हम लोगों की मीटिंग होगी, ऐसा सुनना है। बीजेपी में जिसका नाम आता वो होता है क्या? नहीं होता। आप वो सब छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कोई बनेगा, चलेगा दिल्ली से, बिहार से नहीं चलेगा। इस मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव करेंगे। हालांकि वो नाम अभी तक तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की भी बैठक होनी है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनकी अलग अलग विधायक दल की बैठक होगी। बंगाल में धीरे धीरे चुनाव जोर पकड़ रहा है, लेकिन एक मुद्दा जो अचानक से चर्चा में आया है वो है महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन का। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्र सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए और कहा कि बिना बड़ी चर्चा के ये अस्वीकार्य है। उन्होंने परिसीमन से पहले जनगणना कराने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। दरअसल सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए आवश्यक संशोधनों पर चर्चा करना और उसे पारित करना है।
दरअसल सितंबर 2023 में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें यह भी तय था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, लेकिन अब सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू करना चाहती है। इसके लिए महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की तैयारी है। सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है, जिसमें वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच सत्र बुलाना सही नहीं है। इस जल्दबाजी का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना है और विपक्ष को डिफेंसिव स्थिति में डालना है। सरकार ने कहा था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अब सरकार अचानक अनुच्छेद 334A में संशोधन करके इसे 2029 से ही लागू करने की बात क्यों कर रही है? सोनिया गांधी ने परिसीमन के मुद्दे को भी संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कोई भी परिसीमन सिर्फ अंक गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में बेहतर काम किया है, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य और छोटे राज्य, उन्हें परिसीमन के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने सरकार की कोशिशों को संविधान पर हमला कहा है। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं की तरह ही ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि जब उच्च शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण है तो संसद में क्यों नहीं? सरकार के मकसद पर सवाल उठाने के साथ साथ सोनिया गांधी ने सलाह भी दी है कि और कहा है कि सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए और इन प्रस्तावों पर मॉनसून सत्र में चर्चा करे। सोनिया गांधी मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पीएम जल्दबाजी ना करें, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक निर्णय लेने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 अप्रैल है। 2023 में नई संसद में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया। अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये डिलेड ख्याल क्यों आया? 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। आज वो व्यवस्था बदली है, तो उसके पीछे क्या तथ्य? क्या कोई स्टडी समन की गई थी? हमें कुछ नहीं पता। वो बता रही है और ये बहुत पते की बात है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में इसको साफ तौर से ये लिखा है। 30 साल देश की महिलाओं ने इंतजार किया है अपने पूर्ण अधिकार को पाने के लिए संविधान के तहत। हमें तो बहुत जल्दबाजी, आपको नहीं है सोनिया जी, हो सकता है आपको ना हो। यूपीए में आपके पास इतना सुंदर मौका था, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही थी, राज्यसभा में सपोर्ट किया था हमने, पर आपने कभी 2010 के बाद लोकसभा में नहीं लाया, क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी आरजेडी को केटर करना था। वो साथी थे और वो विरोध कर रहे थे इसका। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक देश के ऐसे सरफिरे आर्मी चीफ की। बेशरम है वैसे ये, जिसने ऐसी धमकी दी है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। ये बयान एक देश की सेना के चीफ का है। नाम है मुहुजी कैनुरुगाबा। ये युगांडा के आर्मी चीफ है और राष्ट्रपति योवेरी मुसीनेवी के बेटे हैं। वो अब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातें कर रहे हैं जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। युगांडा के आर्मी चीफ ने तुर्की को धमकी दी है कि वो तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करेंगे और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो तुर्की को बर्बाद कर देंगे। वैसे उन्होंने $1 बिलियन भी मांगे। इसके अलावा युगांडा के आर्मी चीफ महूजी ने क्या धमकी दी है, देखिए।
उन्होंने तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को पत्नी बनाने की मांग की है। युगांडा के आर्मी चीफ ने तुर्की से $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अगर तुर्की ने मांगे नहीं मानी तो तुर्की से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर देंगे, तुर्की में युगांडा का दूतावास बंद कर देंगे, टर्किश एयरलाइंस पर पूरी तरह रोक लगा देंगे, इजराइल के समर्थन में 1 लाख सैनिक भेज देंगे। इसके साथ ही कोई भी युगांडा वासी तुर्की की यात्रा पर नहीं जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब युगांडा के आर्मी चीफ ने इस तरह की हरकतों से सुर्खियां बटोरी हैं। वो पहले भी अजीबोगरीब धमकियां दे चुके हैं। युगांडा के आर्मी चीफ ने विपक्षी नेता बॉबी वाइन का सिर काटने की धमकी दी थी, बाद में कहा मजाक था और फिर माफी मांगी। उन्होंने अमेरिकी डिप्लोमेट को धमकी दी, सलाम नहीं किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। युगांडा के आर्मी चीफ ने अपने ही देश में रहने हैरान करने वाला आदेश दिया, कोई भी सेना की वर्दी में दिखे तो गिरफ्तार कर लो। इसके अलावा 2022 में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और 100 गाय देने को कहा, फिर धमकी दी कि अगर मना किया तो रोम पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने केन्या को भी धमकी दी, 2 हफ्ते में नायरोबी पर कब्जा कर लेंगे। वैसे 50 वर्ष के युगांडा के आर्मी चीफ को अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन उनके पिता ही इससे इनकार करते हैं और अपने बेटे की हरकतों की वजह से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुके हैं। सोचिए, एक तरफ ये कहानी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक महिला को आर्मी चीफ के तौर पर चुना है।